वाष्पीकरण, संघनन, आसवन और रवाकरण या क्रिस्टलीकरण। तो सबसे पहला नंबर है वाष्पीकरण। कोई भी जल कहीं पर भी है, चाहे नदी में है, चाहे तालाब में है, चाहे किसी बर्तन में रखा है, तो जल का वाष्प के रूप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है या वाष्पन कहलाता है। और ये जो क्रिया होती है उसको वाष्पीकरण कहते हैं। अब जल है तो वाष्प बदलेगा, हर समय बदलता है। जब टेम्परेचर या ताप कम रहता है तो जल का वाष्प के रूप में बदलने की क्रिया धीरे धीरे होती है। अब जैसे टेम्परेचर और बढ़ेगा, सूर्य का ताप दोपहर का समय होगा, ताप बढ़ेगा तो वाष्पन की क्रिया तेज होती जाती है। अब वाष्पन की क्रिया जो है और तरीकों से तेज या कम हो सकती है। जैसे अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दे, मतलब कोई भी जल है, अगर 1 लीटर जल है, मान लो 2 लीटर जल है, निश्चित जल ले लीजिए। अगर उसको अलग अलग बर्तन में रखेंगे, जैसे अगर लोटे में रख रहे हैं ना, तो सतह इसका खुला हुआ तो इतना रहेगा और 1 लीटर पूरा आएगा, तो सतह जितना रहेगा खुला हुआ उसके उतने ही भाग से वाष्पन होगा ना। तो वाष्पन की क्रिया जो है धीमी हो जाएगी। सतह अगर उसका द्रव का, जल का फैलाव कम है तो धीरे धीरे वाष्पन होगा। अगर वही 1 लीटर जल किसी जो है फैले हुए मुंह वाले बर्तन में रख दें 1 ही लीटर में, तो उसका सतह बढ़ जाएगा ना, मतलब वाष्प बनने का जो एरिया है वो ज़्यादा हो जाएगा। जल तो उतना ही है तो ज़्यादा एरिया से वाष्प बनेगा। तो अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो वाष्पन की दर तेज हो जाती है। टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, तो भी वाष्पन तेज होता है। अगर वायुमंडल में आर्द्रता से मतलब है नमी, जल वाष्प की मात्रा, अगर वायुमंडल में नमी ज़्यादा है तो वाष्पन कम होगा, क्योंकि वायु सूखी नहीं है, उसमें पहले से मौजूद है। तो इसलिए जल वाष्प बनने में धीमा समय लेगा, अधिक समय लेगा, मतलब धीरे धीरे। अगर तेज हवा चलती है तो भी वाष्पन तेज होता है। देखते हैं ना, कपड़ा अगर रखा गया है धो करके पानी में, तो देखते हैं अगर तेज हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोगों का ये टॉपिक है वाष्पीकरण, माने जल का वाष्प के रूप में बदलना वाष्पन कहलाता है और ये क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अब आइए संघनन। आप सब लोगों ने घर में देखा होगा, खाना बनाते समय पानी को अक्सर उबालते हुए देखा होगा। जब पानी उबाला जाता है किसी टोप में मान लीजिए, और उसको एक ढक्कन से ढका जाता है या कोई द्रव ही उबाला जाता है, तो उसमें पानी का जो अंश होता है या दूध रहता है उबाला जाता है, तो उसमें पानी की मात्रा होती है। तो जब भी उबाला जाता है तो उसमें ये जो जल की मात्रा होगी वो वाष्पन होना शुरू होगा, वाष्प बनना चालू होगा। तो यहाँ से तो इसको गर्माहट लग रही है, अधिक ऊष्मा पा रही है, लेकिन ऊपर वाला ढक्कन इसकी अपेक्षा ठंडा होता है ना। तो क्या होता है, जो जल वाष्प में बदलता रहता है तो वो वाष्प ठंडे तल से जब मिलती है, संपर्क में आती है, तो जल वाष्प की जो है छोटी छोटी बूंदें आपस में जो है जुड़ जाती हैं, संघनित हो जाती है। इस क्रिया को संघनन कहते हैं। माने जल वाष्प का द्रव या जल की बूंदों के रूप में संघनित होना, बूंद का रूप लेना क्या कहलाता है?
संघनन। वाष्प को जल का वाष्प के रूप में बदलना होता है, लेकिन संघनन क्या है, उसका उल्टा है। वाष्प का जल की बूंद का रूप लेना, संघनित होना, घना होना, क्या कहलाता है, संघनन। और जब भी ढक्कन हम लोग उठाते हैं बर्तन का, तो देखते हैं कि उसके ढक्कन की नीचे जो है पानी की बूंदें रहती है ना, तो वो किस क्रिया के द्वारा, संघनन क्रिया के द्वारा जो वाष्प उठता रहता है वो किस रूप में हो जाता है, जल की बूंद के रूप में इकट्ठा हो जाता है जगह जगह। ये क्रिया क्या कहलाती है, संघनन। अब आइए आसवन क्या है। हम लोग वाष्पन समझ गए और संघनन समझ गए। आसवन इन दोनों क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है, माने वह प्रक्रिया, वह क्रिया जिसमें पहले द्रव को, जल को वाष्पीकृत किया जाता है, गर्म किया जाता है तो वाष्प का रूप लेता है, या दो जो है घिरे हुए पदार्थ हैं आपस में, उनको अगर अलग करना होता है तो आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। अब जैसे पहले गर्म करेंगे तो जिसका क्वथनांक कम होगा, पहले जो है वह जब वाष्प का रूप लेना शुरू करेगा। अब जब वाष्प का रूप लेना शुरू करेगा तो उसको पाइप के द्वारा जो वाष्प निकल रही है, पाइप के द्वारा जो है वाष्प आगे बढ़ता है, फिर इसको एक ठंडे जल से, उसके ऊपर से ठंडे जल से के अंदर से ये पाइप गुजारी जाती है, फिर उसके बाद किसी बर्तन में ये जो वाष्प रहता है इस ठंडे वातावरण के संपर्क में आकर के फिर ये वाष्प क्या होता है, संघनित होता जाता है, मतलब जल की बूंद का रूप या द्रव के बूंद का रूप लेता रहता है। तो इस क्रिया को आसवन कहते हैं। मतलब आसवन वह क्रिया है जिसमें वाष्पन भी होता है और उसके बाद जो वाष्प के रूप में बना रहता है द्रव, उसको ठंडा करके उसका संघनन भी होता है। तो मान लीजिए जैसे जल है उसमें अल्कोहल मिला दिया जाए, कुछ लोग दारू पीते हैं तो देखते हैं पानी मिला के, तो मान लीजिए अब तो हमको ये तो पृथक्करण में पढ़ना है, अलग करना है अवयव को, तो मान लो अलग करना है तो इसी विधि का प्रयोग करेंगे। अब जब इसको टेम्परेचर देंगे मिक्स है एक ही में, तो पहले जो है अल्कोहल का क्वथनांक मतलब उबलना का पॉइंट कम होता है, पहले वो उबलेगा, तो यानी उसके जो है वाष्पन की क्रिया होगी। और जब आएगा इस ठंडे जल के संपर्क में तो जो वाष्प जो है धीरे धीरे बूंद का रूप ले लेगी और वो अलग बर्तन में धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से जल और अल्कोहल को अलग कर सकते हैं। इस प्रकार आसवन में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल है, वाष्पन और संघनन। ठीक है। अब आपका टॉपिक है रवाकरण या क्रिस्टलीकरण। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे फिटकरी है ना। रवाकरण क्या है, किसी पदार्थ के कण को रवे के रूप में, कण के रूप में प्राप्त करना रवाकरण है या क्रिस्टलीकरण है। मान लीजिए फिटकरी है ना, फिटकरी को आपने जो है किसी जल में घोल दिया, इस तरह से क्रिस्टल उसके प्राप्त कर सकते हैं। जल में घोल दिया और अधिक फिटकरी डालेंगे, घुल जाएगी। एक समय ऐसा आता है कि और अधिक उसमें घुलना बंद हो जाता है, तो थोड़ा सा और गर्म करेंगे उस विलेन को, उसके बाद फिर डालेंगे तो फिर जो है उसमें वो घुल जाती है। अब क्या करेंगे, एक धागा लेंगे, उसमें छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा बांध देंगे और इस विलेन में डुबो देंगे। कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद हम देखेंगे धीरे धीरे जितने भी ये
फिटकरी की मात्रा इस विलेयर में है वो सब एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई बड़ी साइज में हो जाती है, उसके क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने वाष्पीकरण, संघनन, आसवन और क्रिस्टलीकरण के टॉपिक को समझा। फिर आगे के लिए दूसरे दिन